नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सोनी एजुकेशन सिस्टम के इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं विनोद वशिष्ठ आप लोगों का एक बार से फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, शिक्षण विधियों की ज़बरदस्त कक्षा हमारी चल रही थी और पिछली कक्षा के अंदर ही मैंने आपको शिक्षण विधि जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित पूछी जाती है उसके अंदर दो कंसेप्ट पढ़ाए कि पाठ्यक्रम क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, परिभाषा वगैरह सब बातें पढ़े। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शिक्षण व्यूह रचनाएं, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब शिक्षण व्यूह रचना होती क्या है, तो पहले तो ये समझे। तो शिक्षण व्यूह रचना होती क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है वो शिक्षण व्यूह रचना कहलाती है। यानी कुल मिलाकर के शिक्षण को प्रभावी बनाना है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं वो कुल कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षण व्यूह रचनाओं के कुल 3 प्रकार माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। एक तो इसमें पढ़ी जाती है पाठ योजना, यानी कि लेसन प्लान। एक तो ये है। दूसरा है इकाई योजना, यानी कि यूनिट प्लान। और तीसरा है वार्षिक योजना, यानी कि ईयर प्लान। कई जगह कई किताबों में इसको मासिक योजना भी दे रखा है, बात एक ही है। तो ध्यान रखना, शिक्षण व्यूह रचनाएं 3 प्रकार की मानी जाती है। एक तो पाठ योजना, दूसरी इकाई योजना और तीसरी वार्षिक योजना। पर हमारे सिलेबस में हमें ये 2 चीजें पढ़ने के लिए कहा गया है, यानी कि 2 शिक्षण व्यूह रचनाओं को पढ़ने के लिए हमें बाध्य किया गया है। एक तो लेसन प्लान को और दूसरा यूनिट प्लान को। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे साहब आपके पाठ योजना से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाठ योजना से, जिसको हम अंग्रेजी में लेसन प्लान भी कहते हैं। अब पाठ योजना है क्या, इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक विशेष चीज के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। आप चाहे कोई शिक्षण विधि पढ़ रहे हो या आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो टीचिंग मेथड्स का या साइकोलॉजी का, 3 चीजें हर बार वो एग्जाम में पूछता है। पहली चीज, इस विधि का दर्शन किसने दिया, अवधारणा किसने दी, विचार सबसे पहले किसको आया, पहला सवाल तो ये। दूसरा, इस विधि का निर्माणकर्ता कौन है, जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, यानी कि बना करके कौन लेकर के आया। और तीसरा, इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया। ये 3 चीजें तो एग्जाम में आती हैं। तो जिसको सबसे पहले विचार आता है वो तो देता है दर्शन, जो सबसे पहले बना करके लाता है वो बनता है जनक, और जो हा में हा मिलाता है वो क्या कहलाता है, समर्थक। तो यहां फिर भी वो 3 बातें आएंगी। सबसे पहली बात, पाठ योजना के बारे में सबसे पहले विचार यानी कि दर्शन गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय के द्वारा दिया गया। कौन से संप्रदाय के द्वारा, गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय के द्वारा। अब अगर मैं इसमें संप्रदाय शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि कई व्यक्तियों का समूह है। वो कौन कौन है, तो ध्यान रखना, गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय में वर्दीमर, कोहलर, कोकफा और कुर्ट लेविन, ये लोग आते हैं। इन लोगों को सबसे पहले विचार आया था
कि भविष्य में शिक्षक एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए शिक्षण कार्य करवाएगा और उस योजनाबद्ध तरीके को ही क्या नाम दे दिया गया, पाठ योजना। तो सबसे पहले विचार किसको आया था, तो भाई साहब आया था गेस्टोल्टवादी संप्रदाय को। लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले पाठ योजना को बना करके लेके आया, यानी कि जिसको हम पाठ योजना का जनक कहते हैं, उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर पाठ योजना का जनक कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली दी थी। कौन सी प्रणाली दी थी? पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली। इन्होंने ही सबसे पहले पाठ योजना का विवरण दिया था। और ये जो इन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी, इसके 5 पद कौन कौन से थे, तो वो ध्यान रखना। पहला पद प्रस्तावना, दूसरा पद प्रस्तुतिकरण, तीसरा पद तुलना, चौथा पद सामान्यीकरण और 5वां पद प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर पाठ योजना के जनक हैं क्योंकि इन्होंने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली दी थी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। लेकिन साहब 2 लोग आए जिन्होंने आकर के पाठ योजना का समर्थन किया, और समर्थन करने वालों में से एक तो थे डॉक्टर बीएस ब्लूम और एक थे मॉरिसन। इन 2 लोगों ने पाठ योजना का समर्थन किया। तो समझिएगा कि पाठ योजना जो है उसका विचार सबसे पहले गेस्टोल्टवादियों को आया। 4 लोगों के नाम ज्यादा आते हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोकफा, लेविन। पाठ योजना को बना करके लेके आया हर्बर्ट स्पेंसर, इसलिए वो उसके जनक है। पंचपदीय प्रणाली दी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। समर्थकों में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, ब्लूम और मॉरिसन का। अब विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि साहब डॉक्टर बीएस ब्लूम के द्वारा पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य व मूल्यांकन पद को जोड़ा गया। ध्यान रखना इस बात का, कल को पूछ ले कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन पद को जोड़ने का काम किसने किया था, तो आपको एक ही नाम याद रखना है और वो नाम है डॉक्टर बीएस ब्लूम के द्वारा। और दूसरा चीज स्टार पॉइंट यानी कि सितारा बिंदु कि साहब पाठ योजना के अंतर्गत विधि प्रविधि कॉमा सहायक सामग्री तथा, अब ये मत बोलिए कि नाम आप पहली बार सुन रहे, खूब सुन चुके हैं आप ये नाम, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री तथा गृह कार्य जोड़ने का श्रेय मॉरिसन को जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात मैंने बताई कि कल को ये पूछ ले कि पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन पद को किसने जोड़ा, तब तो नाम लेना है डॉक्टर बीएस ब्लूम का। और अगर वो ये पूछ ले कि पाठ योजना में विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और गृह कार्यों को जोड़ने का काम किसने किया था, तो नाम किसका लेना है आपको, मॉरिसन का। एक सितारा बिंदु और देख लीजिए, प्रोफेसर
HC मॉरिसन को ही इकाई योजना का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इकाई योजना जो आगे जाकर के पाठ योजना के बाद हम पढ़ेंगे, उसका जनक और कोई नहीं बल्कि यही मॉरिसन है। तो कुल मिलाकर के कुछ नई बातें पता चली कि दर्शन तो गेस्टोल्टवादी, जनक तो हर्बर्ट स्पेंसर, समर्थक तो ब्लूम और मॉरिसन, मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्य किसने जोड़े? ब्लूम ने जोड़े साहब। विधि प्रविधि सहायक सामग्री और साहब गृह कार्य किसने जोड़ा? तो मॉरिसन ने जोड़ा। और आगे चल करके मॉरिसन ही कौन सी योजना का जनक बनता है? तो इकाई योजना का। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। तो फटाफट अपना दृष्टिपात इस पे कीजिए और इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को दिल और दिमाग दोनों अपने जहन पर छाप लीजिए। चलिए जी, अब सुने। अब साहब सबसे पहले अपन अब देखते हैं प्रारूप, यानी कि फॉर्मेट। लेकिन किसका? लेसन प्लान का। लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे बनता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। समझे? याद कीजिए विद्यार्थी मित्रों, जब अपन बीएड कर रहे थे तो हमें लेसन प्लान बनाने के लिए दो मोटी मोटी डायरियां दी गई और यह कहा गया कि आपको लेसन प्लान बना करके अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है। तो साहब जब हम लेसन प्लान बना रहे थे तो सबसे पहले हमें टीचर ने एक ही बात की कि जब भी आप कक्षा में एंट्री करोगे, कक्षा में एंट्री करते ही सबसे पहले कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिसको बोर्ड के ऊपर मेंशन करना मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। बोले वो कौन सी साहब? तो उन्होंने बताया कि एक तो आपको जाते ही एक तरफ कक्षा, दिनांक, विषय, प्रकरण यानी कि टॉपिक, कालांश और समयावधि, ये लिखनी होती है। क्लियर है? बोले हाँ साहब। तो साहब ये है क्या? तो जैसे अपन एक क्लास के अंदर एंटर होता है एज ए टीचर, तो आपको कुछ कंपलसरी चीजें करनी होती है, जैसे कि कक्षा बतानी पड़ती है कि कौन सी कक्षा में आप अध्यापन करवा रहे हैं, दिनांक बतानी पड़ती है और सब्जेक्ट आप क्या पढ़ा रहे हैं ये बताना पड़ता है, टॉपिक क्या लिया ये दिखाना पड़ता है, कौन सा पीरियड चल रहा है ये बताना पड़ता है, कितने मिनट की क्लास है, कितने घंटे क्लास है, यहाँ पर शो ऑफ करना पड़ता है। पर एग्जाम की दृष्टि से हमें इसमें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है? वो ये है कि ये जितनी भी पूर्तियां दिख रही है, इन सभी पूर्तियों को आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो कल को भी सवाल पूछे कि इनमें से कौन सी आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति नहीं है, और फिर आपके सामने चार ऑप्शन दे दे कि साहब जैसे कि विषय है, प्रकरण है, कालांश है या मूल्यांकन है, तो आप क्या झट से कह दोगे मूल्यांकन नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि वो इन 6 पूर्तियों में नहीं आता। तो ये जितनी भी 6 पूर्तियां दिख रही है इनको ही आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति भी कहा जाता है। तो पहला सितारा बिंदु तो यहां पर यही बनेगा कि उपरोक्त पूर्तियों को आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति के नाम से, आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इन्हीं पूर्तियों को हम क्या कहते हैं? आवश्यक पूर्ति या शामपट पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक सवाल जो एग्जाम में बन सकता है वो ये है कि एक आदर्श पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए या एक पाठ योजना के लिए कितनी
आदर्श समय अवधि सुनिश्चित की गई है। तो कल को पूछे कि एक आदर्श पाठ योजना की समय अवधि कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, 35 से 40 मिनट। 35 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम तो चाहे कितनी भी हो, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया हमेशा राइट आंसर होता है। तो जब भी वो पूछे कि आदर्श पाठ योजना की समय अवधि कितनी होती है, आपको आंसर क्या दे देना है, 35 मिनट होती है। तो मैं सितारा बिंदु बता देता हूं कि एक आदर्श पाठ योजना की समय अवधि 35 से 40 मिनट की होती है। क्लियर है? कितने मिनट की होती है, 35 से 40 मिनट की होती है। तो क्लियर हो गया, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है। फटाफट से एक बार इसके ऊपर अपना दृष्टिपात कीजिए, अच्छे से इसको एक बार अपने दिल, दिमाग और जहन में बैठा लीजिए, फिर अपन अगले पेज पर बढ़ते हैं। जल्दी करें, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब सुने। अब इसके तुरंत बाद पाठ योजना में हमें क्या करना पड़ता था, दिमाग पर जोर डालिए। तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि इसके बाद एक सारणी बनती थी, जिसमें एक तरफ तो लिखी होती थी क्रम संख्या, फिर लिखे होते थे शिक्षण उद्देश्य, और फिर लिखा होता था अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यही लिखा होता था। याद कीजिए, कुछ कुछ आपको याद भी आ रहा होगा। ऐसी एक सारणी बनी होती थी लेसन प्लान की डायरी में, जिसको हमें इसके तुरंत बाद देखना पड़ता था। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। और टोटल 6 शिक्षण उद्देश्य लिए जाते थे, याद करो। टोटल 6 शिक्षण उद्देश्य लिए जाते थे। जैसे कि नंबर 1 पर तो आता था ज्ञान, नंबर 2 पर आता था अवबोध, नंबर 3 पर आता था ज्ञानोपयोग, नंबर 4 पर आता था कौशल, नंबर 5 पर आता था अभिरुचि, और नंबर 6 पर आता था अभिवृत्ति। अब लिखने का काम चाहे आप कुछ भी करते हो, वो बात अलग है कि विद्यार्थी प्रत्यास्मरण कर सकेगा, प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा, विद्यार्थी विषय वस्तु के अंदर तुलना, अंतर, वर्गीकरण कर लेगा, विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में करेगा, विद्यार्थी सुंदर चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणी बना लेगा, विद्यार्थी जिज्ञासु बनेगा, प्रश्न पूछेगा, खुद पढ़ के आएगा, दूसरे विद्यार्थियों की सहायता करेगा। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। ये लिखते थे। लेकिन अभी फिलहाल इनका क्या औचित्य है, यहां पर मैं इनको क्यों लिख रहा हूं, वो इसलिए कि जितनी भी पूर्तियां मैंने यहां पर की है, उपरोक्त सभी पूर्तियों को पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है विद्यार्थी मित्रों, यह बात ध्यान रखना। तो मैं सितारा बिंदु लिख देता हूं कि उपरोक्त पूर्तियों को पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जितनी भी पूर्तियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको साफ पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कल को एक सवाल आ जाए कि इनमें से कौन सा पाठ्याभिसूचन नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दे, ज्ञान है कि अवबोध है कि ज्ञान उपयोग है कि कौशल है कि अभिरुचि है कि अभिवृत्ति है, तो आपको बता देना है कि भैया चारों को पहचान करके कौन सा है या नहीं है। क्लियर है? तो फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। तब तक आप इसको दिलो दिमाग के ऊपर एक बार छाप लीजिए फटाफट से। चलिए जी,
अब सुने, जैसे ये काम हो जाता था लेसन प्लान की डायरी में, विषय प्रकरण ये सब बताना, इसके बाद में ये शिक्षण उद्देश्य बताना, तो कुछ मैंडेटरी चीज होती थी, कुछ कंपलसरी चीजें और होती थी। जैसे कि इसके बाद में आता था आपके पूर्व ज्ञान, इसके अलावा आपके आता था विधि प्रविधि, इसके अलावा आपके आता था सहायक सामग्री। ये चीजें आती थी साहब, क्लियर है? तो पूर्व ज्ञान क्या है, विधि प्रविधि क्या है, सहायक सामग्री क्या है, ये आप सब जानते हैं। वैसे तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते थे विषय वस्तु से संबंधित विद्यार्थी थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से रखते हैं। विधि प्रविधि में लिखते थे कि जो संपूर्ण पाठ योजना जिस विधि पर आधारित है वो तो मुख्य विधि है, और सहायता के लिए काम आने वाली विधियों को प्रविधि कहा। और सहायक सामग्री हम जानते हैं चौक, डस्टर, लपेट फलक, पॉइंटर, संकेतक, ये सब, लेकिन इनका आगे वर्णन मैं भी करूंगा। मुख्य मुद्दे की बात पर आता हूं। इसके तुरंत बाद एक चीज आती थी जिसका नाम था प्रस्तावना, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, निश्चित रूप से सवाल बनेगा ही बनेगा। अब प्रस्तावना में क्या होता था, तो मैं इसको अगले पेज के ऊपर मेंशन कर रहा हूं, देखिएगा। प्रस्तावना में हम करते क्या थे, एक इस प्रकार की सारणी बनती थी, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, कई जगह छात्राध्यापक क्रिया भी लिखी होती थी, और यहां लिखते थे शिक्षार्थी क्रिया। ऐसा कुछ लिखते थे विद्यार्थी मित्रों। तो एक बात ध्यान रखना आप, एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसी प्रकार की सारणियां बनती थी, और इसमें होता क्या था, जैसे अपन ने इसमें क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7वां प्रश्न पूछते ही यहां लिख देते थे साहब समस्यात्मक प्रश्न। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी ये हो क्या रहा है, तो मैं इसको याद करवाता हूं एक बार, आपको याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया गुरुत्वाकर्षण, अब प्रस्तावना कैसे बनेगी, तो जब मैं बीएड कर रहा था तो मुझे कहा टीचर ने कि आप इस टॉपिक के ऊपर प्रस्तावना बनाओ, तो मैंने प्रस्तावना बनाई, अगले दिन मैं ले गया, और मैंने इधर तो बीएड की लड़कियां बैठी थी, लड़के बैठे थे, पीछे बीचों बीच वो टीचर बैठा था, कॉपी ले गया। अब मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा प्रस्तावना का कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो वो झेप गया टीचर, वो पीछे से आया और बोला ऐसा नहीं करते प्रस्तावना। तो मैंने पूछा बताइए कैसे करते हैं, तो उसने क्या कहा सुनिए, उसने कहा, प्रश्न उठाया पहला, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, तो सभी क्वेश्चन सुनिए, मेरा तो अस्तित्व ही हिल गया, यार ऐसे आसान सवाल कैसे पूछ लिया। तो जो आंसर है उसने ज्यादा चकित किया, उस आंसर ने मुझे ज्यादा चकित किया। उस आंसर के अंदर क्या पूछा गया वो सुनिए। उस आंसर में ये पूछा गया मुझसे कि साहब कहाँ रहते हैं, तो विद्यार्थी ने कहा साहब मैं तो पृथ्वी पर रहता हूं। ये चौंकाने वाला ज्यादा बड़ा कंसेप्ट था। फिर उसके बाद में ये पूछा गया कि साहब पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो उसको कहा गया साहब वायुमंडल पाया जाता है। फिर उसको और बेस्ट किया गया कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो बोले साहब पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। बोले पेड़ों पर क्या लगता है, तो बोले साहब फल फूल और पत्ती लगते हैं। फल टूटता है तो कहां पड़ता है, बोले साहब धरती पर पड़ता है। धरती पर गिरने का गुण क्या कहलाता है, बोले गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हो, और जब यह सवाल आता है तो वहां पर विद्यार्थी क्या हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है, और वहां पर हम लिख देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। और ये लिखते ही फिर अपन क्या करते हैं कि आज विद्यार्थियों हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के राम कथा जो घूम रही है वो इसी चीज के पीछे घूम रही है, समझ रहे हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां हमें एग्जाम की दृष्टि से याद क्या रखना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ सितारे बिंदु बता रहा हूं, वो काफी सफिशिएंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि प्रस्तावना को पाठो स्थापना या
विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को पाठो स्थापना या विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कल को पूछ ले इनमें से प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वहां हमारे पास उत्तर होना चाहिए पाठो स्थापना या विन्यास। दूसरी चीज, प्रस्तावना सदैव पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तावना कैसी होती है? हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, मतलब पुराने ज्ञान पर आधारित है, नवीन ज्ञान पर नहीं होती है। इसमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं पुराने ज्ञान के ऊपर आधारित, तो जो बच्चे को पहले से आते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना सदैव सरल से कठिन की ओर चलती है। प्रस्तावना सदैव सरल से कठिन की ओर चलती है, मतलब ये हमेशा आसान सवाल से चालू होगी और कठिन सवाल पर जाकर के समाप्त होगी। पहला सवाल बहुत आसान, दूसरा उससे कठिन, तीसरा उससे कठिन, और लास्ट वाला तो इतना कठिन कि वहां बच्चे को समस्या आ गई। तो कुल मिलाकर के ये तीन बातें ध्यान रखना। अभी तो और भी बातें हैं। तो पहली बात तो क्या पता चली कि इसे पाठो स्थापना या विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात क्या पता चली कि पूर्व ज्ञान पर आधारित है। तीसरी बात क्या पता चली कि सरल से कठिन की ओर चलती है। तो चौथी बात यहां बता देता हूं कि यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। क्लियर हो गया चौथा कंसेप्ट? मतलब पहले हमने वो चीजें पूछी जो बच्चे को ज्ञात है, और लास्ट में हम किस ओर आ गए? अज्ञात पर, कि यहां पर आकर के टॉपिक खत्म है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसके अलावा यह यानी कि ये जो टॉपिक अपन सितारे बिंदु के रूप में ले रहे हैं, ये एक अलग थोड़ा यूनिक टॉपिक होगा, एक यूनिक स्टार पॉइंट होगा। और वो क्या है? तो ध्यान रखना कि प्रस्तावना प्रश्नों के मध्य तारतम्यता का गुण पाया जाता है। तारतम्यता का गुण पाया जाता है। तारतम्यता मतलब फ्रीक्वेंसी, वर्ड फ्लुएंसी, क्वेश्चन फ्लुएंसी। कैसे? आप सोचो, पहला क्वेश्चन जब पूछा उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन की नींव बना, और फिर जो दूसरा आंसर आया वो तीसरे क्वेश्चन की नींव बना, चौथा उसकी नींव का पत्थर बना। ऐसे करते अगला क्वेश्चन का आधार पुराना क्वेश्चन था, तो उनके बीच में कैसी क्वालिटीज थी? तारतम्यता का गुण उनके अंदर पाया जा रहा था। तो कुछ क्वालिटीज कुछ सितारे बिंदुओं के माध्यम से मैंने यहां क्लियर कर दी है। दो तीन स्टार पॉइंट्स और हैं जिनके लिए मैं अगले पेज पर जाऊंगा। तो इससे पहले आप इसको अच्छे से एक बार दृष्टिपात करें, और जो ये समझाई गई चीजें इनको एक बार आत्मसात कर लें, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अगला सितारा बिंदु सुने। अगला सितारा बिंदु है कि एक आदर्श प्रस्तावना हेतु, एक आदर्श प्रस्तावना हेतु 5 से 7 मिनट का समय आरक्षित होता है। ठीक है, एक आदर्श प्रस्तावना करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट का टाइम ही अलॉट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूछने के लिए लगभग 1 मिनट का टाइम ही चाहिए होता है। दूसरा, प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या
प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 5 से 7 रखी जाती। क्लियर है? तो 5 से 7 मिनट का समय भी आरक्षित होता है और क्वेश्चंस की संख्या भी 5 से 7 है। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन की संख्या भी 5 से 7 ही क्यों रखी? आखिर क्या काम था जिसकी वजह से क्वेश्चंस की संख्या इतनी ही रखी गई? इसलिए विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूछने के लिए 1 ही मिनट का समय रिजर्व रखा जाता है। 1 ही मिनट का समय रिजर्व रखा जाता है। और याद रखें, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत कभी कभी प्रस्तावना का माध्यम, कभी कभी प्रस्तावना का माध्यम कहानी, कविता तथा निबंध ले लिए जाने पर, निबंध ले लिए जाने पर, ले लिए जाने पर प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या, प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या घटा करके, क्या करके? घटा करके, लेस करके, घटा करके 1 से 3 रखते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। तो 3 नई बातें पता चली प्रस्तावना के बारे में। और पहली क्या कि एक आदर्श प्रस्तावना के लिए 5 से 7 मिनट का समय आरक्षित है। दूसरा, प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 5 से 7 रखी जाती है। तीसरा, हिंदी भाषा शिक्षण में कभी कभी प्रस्तावना का माध्यम कहानी, कविता या निबंध ले लिया जाए तो फिर प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या घटा करके 1 से 3 रख देते हैं, क्योंकि आधा टाइम तो वहां प्रस्तावना की कहानी सुनाने में ही निकल जाएगा, तब तो इतने क्वेश्चन अपन नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए फिर प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या घटा करके 1 से 3 कर दी जाती है। इतनी बातें अगर आपको प्रस्तावना में पता है तो कोई आपको डिफीट नहीं दे सकता, इस बात का आप मन में ठान लें। समझ रहे हैं? तो फटाफट से एक बार इसको क्लियर करो, उसके बाद में अगले पेज पर आपको कुछ नई बातें सिखाता हूं। फटाफट से इसके ऊपर दृष्टिपात करें और इसको घोड़ के पी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अब चलो इसके बाद जो विद्यार्थी मित्रों अगला पद आता है, अगला पद जो आता है वो ये आता है साहब, और ये क्या है? उद्देश्य कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उद्देश्य कथन। इसमें से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं, पर बनेंगे कैसे ये जानना सख्त जरूरी है। याद रखें विद्यार्थी मित्रों, उद्देश्य कथन आखिर है क्या? तो ध्यान रखना, उद्देश्य कथन से पहले क्या आई? प्रस्तावना। उद्देश्य कथन के तुरंत बाद क्या आता है? प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन से पहले जो प्रस्तावना आई वो कौन से ज्ञान पर आधारित थी? पुराने ज्ञान पर, पूर्व ज्ञान पर। प्रस्तुतिकरण जो आगे आएगा वो कौन से ज्ञान पर आधारित होगा? नवीन ज्ञान पर। और एक और बात ध्यान रखें, जब हम, जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक पढ़ा रहा था प्रस्तावना के माध्यम से, तो जैसे बच्चे अटके तो मैंने क्या कहा कि विद्यार्थियों आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैं ये उद्देश्य कथन बोलूंगा उसके बाद ही मैं ये बताऊंगा क्लास में वो जो टॉपिक वाली जगह है, प्रकरण जो मैं लिखता हूं विषय के नीचे, उसको तब तक मैं खाली रखूंगा। और जैसे उद्देश्य कथन मैंने बोल दिया कि आज हम इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद मैं उद्देश्य कथन वहां पर लिखूंगा कि हाँ आज का टॉपिक क्या है? ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। बात समझ में आ रही है? तो 3 बातें ध्यान रखना उद्देश्य कथन में। पहली बात कि इसे भी पाठ्याभिसूचन के नाम से, इसे भी पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले किसको जाना जाता था भैया पाठ्याभिसूचन के नाम से? तो याद करो, इससे पहले पाठ्याभिसूचन हमने कहा था, किसको कहा था?
हमने इससे पहले पाठ्याभिसूचन भैया जिसको कहा था ना, वो था शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उसको भी कहा था और इसको भी कह रहे हैं। दूसरी चीज यह है पाठ की प्रस्तावना को, यह पाठ की प्रस्तावना को पाठ के प्रस्तुतिकरण के साथ जोड़ता है। क्लियर है? ये पाठ की प्रस्तावना को पाठ के प्रस्तुतिकरण के साथ में जोड़ता है। और यह भी ध्यान रखना, प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि प्रस्तुतिकरण हमेशा नवीन ज्ञान पर आधारित होता है। यह मैंने आपको पहले बताया था। इसका मतलब तीसरा सितारा बिंदु यह बनेगा कि यह पूर्व ज्ञान को, यह पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है। क्लियर रहेगा? ये पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ता है, पुराने को नए के साथ जोड़ता है, क्योंकि प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण से जोड़ा। और चौथा अप्लाइड क्वेश्चन तो यही है चौथा वाला, कि उद्देश्य कथन बोलने के पश्चात ही, उद्देश्य कथन बोलने के पश्चात ही शिक्षक प्रकरण को प्रदर्शित करता है या लिखता है, तब तक वो कॉलम खाली बना रहता है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य कथन जैसे एक सिंपल टॉपिक में से मैंने आपको 4 सितारे बिंदु निकाल के दिए। पहला, पाठ्याभिसूचन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण के साथ जोड़ता है। तीसरा, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है। और चौथा कि उद्देश्य कथन बोलने के बाद ही शिक्षक प्रकरण को लिखता है। क्लियर है? ये बात फटाफट से एक बार क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर और फिर वहां भी कुछ बढ़िया आनंददायक चीजें पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया भैया। चलिए जी, इसके बाद में साहब अगली चीज जो है वो है साहब प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। और पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तुतिकरण को ही माना जाता है। अब प्रस्तुतिकरण में इससे पहले कि हम कुछ पढ़ें, उससे पहले मैं आपको इससे जुड़ी हुई 2 विशेष बातें बताना चाहूंगा। और वो 2 विशेष बातों में एक बात तो यह है कि यह सदैव नवीन ज्ञान पर आधारित होता है। चलो तो ये क्लियर रखना, ये हमेशा नवीन ज्ञान पर आधारित होता है, नए नॉलेज पर होता है। और दूसरा, इसे पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसे पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो 2 बातें पता चली कि एक तो भैया ये नवीन ज्ञान पर आधारित है और दूसरा ये क्या है, पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी है। अब साहब प्रस्तुतिकरण इतना खास क्यों है, ये अब आपको पता चलने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर हम इसका प्रारूप देखें कैसे बनती है, तो एक सारणी बनती है। इस सारणी को ध्यान से देखना। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया,
शिक्षार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, और शाम पटसार। तसल्ली से देखिए इस चीज को जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा, तसल्ली से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में काफी यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। देखो भैया, मैंने कुछ विशेष चीजें आपको बताई इस सारणी में, जो कि आपने ऑब्वियसली सी बात है बीएड के अंदर पढ़ी भी होंगी। ध्यान से देखें, क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, शिक्षक क्रिया है, शिक्षार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब इसको कंटेंट को समझें। जैसे ही हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे ही हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो जब मैं प्रस्तुतिकरण करने गया बीएड के अंदर लेसन प्लान की, तो मुझे मेरे टीचर ने जाते ही पहले एक ही बात कही, और क्या कहा कि जब भी तुम कोई प्रस्तुतिकरण करो पाठ योजना का, तो तुमको कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य है। कितने शिक्षण बिंदु लेना? कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं पदार्थ की अवस्थाएं, तो मेरा पहला शिक्षण बिंदु होगा ठोस अवस्था, दूसरा शिक्षण बिंदु होगा द्रव अवस्था, और तीसरा शिक्षण बिंदु होगा गैस अवस्था। अब साहब ये बात क्लियर। अब टीचर सबसे पहले जाते ही ये वाले सवाल पूछता है, और वो सवाल कौन से हैं? विकासात्मक प्रश्न। यानी टीचर सबसे पहले जाते ही क्लास के अंदर विकासात्मक प्रश्न पूछता है। अब ये जो मैंने एक शब्द लिखा है, ये शब्द थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समस्यात्मक प्रश्न। ये कंटेंट मैंने अभी अभी कहीं और भी देखा था। कहां देखा था याद करो? हमने ये देखा था प्रस्तावना में। तो कल को वो ये पूछ ले कि टीचर जो सबसे पहले जाते ही प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछता है, ये किसके जैसे होते हैं प्रकृति और गुणधर्म में? तो आप बताएंगे कि विकासात्मक प्रश्न प्रकृति और गुणधर्म में प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। यह बात ध्यान रखना। जैसे विकासात्मक प्रश्न पूरे हुए, उसके बाद शिक्षक अपना क्या बोलता है? कथन, उस पॉइंट से रिलेटेड कि आज हमने ये सीखा, ठोस अवस्था ये होती है, फलाना ढिमका। और फिर उसके बाद विद्यार्थी सामने क्या लिखते हैं, और पूरे भारतवर्ष ने एक ही बात लिखी है यहां कि शिक्षक कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तिकाओं में लिखेंगे। और जैसे ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ, अब इस शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, यह पता लगाने के लिए कुछ सवाल और पूछे जाते हैं, और उन सवालों को कहते हैं, उन सवालों को क्या कहते हैं? बोध प्रश्न कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक शिक्षण बिंदु को खत्म कर दिया जाता है। अब साहब मैं यहां पर विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शाम सबके बारे में बताने वाला हूं सितारे बिंदुओं के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप एक बार खाली इस सारणी को सरसरी नजर से अच्छे से एक बार देख लें, ताकि मैं इसके बिंदुओं को जब स्टार पॉइंट के रूप में लाऊं तब आप लोग तकलीफ में ना आए। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए जी, अब मैं कुछ सितारे बिंदु लिखवा रहा हूं, उनको देखते चलिएगा। पहला सितारा बिंदु, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत न्यूनतम 3 शिक्षण बिंदु लेना,
न्यूनतम 3 शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य है। यानी आपको कम से कम 3 शिक्षण बिंदु तो लेने ही पड़ेंगे, 3 टीचिंग पॉइंट तो लेने, यानी मिनिमम क्राइटेरिया 3 का है, मैक्सिमम तो आप चाहो जितने लो। ठीक है। दूसरा सितारा बिंदु, सर्वप्रथम शिक्षक विकासात्मक प्रश्न पूछता है। सर्वप्रथम शिक्षक विकासात्मक प्रश्न पूछता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि प्रकृति तथा गुणधर्म में प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। समानता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो यही बात मैंने अभी भी आपको बताई भी थी कि साहब पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत तो न्यूनतम तो 3 शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं, और दूसरा सबसे पहले शिक्षक विकासात्मक प्रश्न पूछते जाते हैं, जो कि प्रकृति और गुणधर्म में प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं कि बढ़ने करने की जो चीज है वो एक जैसी होती है दोनों की। फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, दिलो दिमाग जहन पर बैठा लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब देखो साहब, अब एक विशेष संभावना मैं आपको बता देता हूं सितारे बिंदु के रूप में। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में टॉपिक पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण, सब काम बढ़िया बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपने एक कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होता टीवी पर तो उससे पहले कथन देखा होगा कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि फिर भी किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं जब पढ़ा रहा था तब वो बीएड के थे स्टूडेंट, लेकिन असली लड़ाई तो स्कूल में थी। तो मैं जब स्कूल में गया लेसन प्लान पढ़ाने, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक तो वही पढ़ा लेते हैं जो अपन ने कॉलेज में पढ़ाया था, तो मैंने गुरुत्वाकर्षण ले लिया। अब मैं पढ़ाने लगा तो बच्चे को मैंने पूछा सबसे पहले जाते ही कि साहब आप कहाँ रहते हो, तो आंसर तो क्या आना चाहिए था पृथ्वी पर, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं साहब मैं तो घर पर रहता हूं। लो साहब अब क्या करूं। फिर पूछा और बता सही वे कहाँ रहता है, बोले साहब मैं तो चौराहे पर रहता हूं कि मैं कॉलोनी में रहता हूं, ऐसे करने। अब मेरा उत्तर क्या आना चाहिए था पृथ्वी, जब तक वो पृथ्वी उत्तर नहीं आएगा तब तक मैं तो बावड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के कभी कभी बच्चा जो होता है वो विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। तब ऐसी कंडीशन में हमें उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त सवाल मनगढ़ंत तरीके से तुरंत उसी टाइम प्रेजेंट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, जिनका लेसन प्लान की डायरी में कोई लिखित विवरण नहीं होता। समझ रहे आप? तो जब हम ऐसे काम करते हैं, विकासात्मक प्रश्नों की पूर्ति के लिए कुछ मनगढ़ंत सवाल पूछते हैं, तो उन्हें भी एक विशेष नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, उसे खोज प्रश्न या उत्खनन प्रश्न कहा जाता है। और लिखित रूप से इनका डायरी में कोई प्रमाण पहले से नहीं होता, तुरंत प्रभाव से मनगढ़ंत तरीके से पूछे जाते हैं। तो सितारा बिंदु सुनिएगा, कभी कभी छात्र या विद्यार्थी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कभी कभी विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। ठीक है, कभी कभी छात्र या विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, तब अचानक से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका
डायरी में लिखित विवरण नहीं होता, लिखित विवरण नहीं होता, यानी कि मन घड़ंत तरीके से पूछे गए, वो मन घड़ंत तरीके से पूछे गए ऐसे प्रश्नों को खोज या उत्खनन प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को खोज या उत्खनन प्रश्न कहते हैं तथा इनकी संख्या 1 से 3 तक हो सकती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, बहुत ही गजब चीज मैंने यहां पर आपको विद्यार्थियों बताई है जिसका दैनिक जीवन के साथ में बहुत गहरा ताल्लुक है। कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुछ तुरंत ऐसे प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिनका दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में लिखित विवरण नहीं है, और इसलिए ऐसे प्रश्नों को खोज या उत्खनन प्रश्न कहते हैं और इनकी संख्या 1 से 3 रखी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर अगले पेज के ऊपर मैं और बेहतरीन बातें मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसको अपने दिल, दिमाग और जहन पर अच्छे से छाप लीजिए। चलिए जी, अब सुनो, अगला सितारा बिंदु यह है कि विकासात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक अपना कथन बोलता है। शिक्षक अपना कथन बोलता है जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा लिखते हैं। ठीक है, यानी शिक्षक अपना कथन बोल दिया, उस कथन को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे साथ। दूसरी बात, शिक्षण बिंदु से संबंधित कितना ज्ञान शिक्षण बिंदु से संबंधित कितना ज्ञान विद्यार्थियों ने ग्रहण किया है, यह पता लगाने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें बोध प्रश्न कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षण बिंदु से संबंधित अब बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, इस बात का पता लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त सवाल और पूछे जाते हैं और उन अतिरिक्त सवालों को बोध प्रश्न कहते हैं। इनकी संख्या 1 से 3 रखी जाती है।
इनकी संख्या भी कितनी रखी जाती है, 1 से 3 रखी जाती है। तो नई बातें पता चली कि शिक्षक कथन बोला, उसको विद्यार्थियों ने सुना और लिखा। शिक्षण बिंदु संबंधित कितना ज्ञान आपने ग्रहण किया है पता लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछे जिन्हें बोध प्रश्न कहा गया, और इनकी संख्या कितनी रखी गई, 1 से 3 रखी गई। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर अपन अगले पेज पर जाकर के कुछ जबरदस्त पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, कुछ सितारे बिंदु देखने वाले, जिसके बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। विद्यार्थी मित्रों, फटाफट से इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। चलिए जी, अब साहब विधि प्रविधि की बात कर लेते हैं। संपूर्ण पाठ योजना, संपूर्ण पाठ योजना जिस विधि पर आधारित है, संपूर्ण पाठ योजना जिस विधि पर आधारित है उसे मुख्य विधि की संज्ञा दी जाती है। उसे मुख्य विधि की संज्ञा दी जाती है। मुख्य विधि में होते हैं ना दो शब्द, विधि प्रविधि। तो विधि तो होती है मुख्य, प्रविधि क्या होती है, सहायक। तो इसके साथ ही बता रहा हूं, किंतु सहायक विधियों को, किंतु सहायक विधियों को प्रविधि कहते हैं। जो सहायक विधि होती है उनको क्या कहा जाता है, प्रविधि कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अगली चीज, सहायक सामग्री के अंतर्गत, सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट, मॉडल, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, सहायक सामग्री का। जो अपन कॉलम बनाने थे उसके अंदर अपन सहायक सामग्रियों में इनका वर्णन करते थे। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को या कठिन बिंदुओं को मुख्य बिंदुओं को या कठिन बिंदुओं को शामपट्ट सार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? मुख्य बिंदुओं को या कठिन बिंदुओं को शामपट्ट सार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह बात क्लियर रखना। तो अपन ने क्या क्या बातें कर ली कि पाठ योजना पूरी जिस विधि पर आधारित है वो तो मुख्य विधि है, और सहायक विधि को प्रविधि कह दिया। ठीक है ना? तो मुख्य विधि का पता चल गया, सहायक विधि का पता चल गया, यानी कि प्रविधि। सहायक सामग्री के अंतर्गत अपन चार्ट, मॉडल, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इनको लेते हैं। और मुख्य बिंदुओं को या कठिन बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, शामपट्ट सार का इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट से इसको देख लीजिए और अपने दिल, दिमाग और जहन पर छाप लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आगे आपसे कंसल्ट करने वाले जा रहा हूं। जल्दी से देख लीजिए इसको। चलिए जी, इसके बाद में अपने साहब जो चीज आती है वो है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं,
किस लिए करते हैं, मूल्यांकन में क्या क्या बातें आती है, मूल्यांकन में प्रश्न कितने रखते हैं, मूल्यांकन कौन सी प्रश्नावली है, मिश्रित है, चित्रित है, बंद है कि खुली प्रश्नावली है, मूल्यांकन लिया क्यों जाता है, आज का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, फिर गृह कार्य क्या होता है, होमवर्क क्या होता है, शिक्षा बिना बोझ के तहत होमवर्क कितना देना चाहिए, देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस कक्षा में कितना होना चाहिए, बस्ते का वजन कितना होना चाहिए, ये सारी बातें, सारी की सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आज की जो हमारे लेसन प्लान की चर्चा है हम उसको रोकते हैं यही। इस लेसन प्लान को लेकर के हम खत्म करेंगे अगली कक्षा में, और उसी के अंदर मैं आपको इकाई योजना का कंसेप्ट समझाते हुए उसका भी करूंगा पूर्ण विराम। तो शिक्षण व्यू रचना वाला जो हमारा टॉपिक है उसका लगभग 99% भाग आज कंप्लीट हुआ है इस कक्षा में। इसके पश्चात का भाग मैं कंप्लीट करूंगा अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, इस कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।